नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। खास मुलाकात दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको हर हफ्ते ऐसी शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी कला के दम पर, अपने हुनर के दम पर, अपने शौक के दम पर या फिर अपने प्रोफेशन के दम पर एक मुकाम हासिल किया होता है और साथ ही अपनी एक पहचान बनाई होती है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो आमंत्रित मेहमान हैं, उन्होंने भी अपने इसी कला के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अपनी पहचान तो बनाई ही है, साथ ही उत्तराखंड राज्य का मान भी बढ़ाया है। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार विक्रम सिंह बिष्ट जी। नमस्कार सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब हम जानते हैं इनका सफ़र इन्हीं की ज़ुबानी। सर, हम कार्यक्रम की शुरुआत तो करना चाहेंगे इसी चीज़ से कि लोक कला को चुनने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या रही और आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अपने गढ़वाल में मेरी जन्म हुआ, मेरी जन्मभूमि रही और उसके बाद हम 2 साल के थे यहाँ से। उस समय उत्तर प्रदेश में ही गढ़वाल था अपना, ये उत्तराखंड जो आज है, तो लखनऊ चले गए। वहाँ जाके मेरी माँ जो गढ़वाली बोलती थी, मेरे पिताजी, सब लोग, तो गढ़वाली माहौल बना रहा। और जिस वजह से जब मैं एक अपने स्कूल के ज़माने में एथलीट था, काफ़ी हट्टा कट्टा, मतलब खूब खिलाड़ी, हाथ पैर सब टाइट थे, तो मेरी माँ आकाशवाणी में गाना भी गाती थी थोड़ा बहुत। हम लोगों ने 72 के करीब, सन 72 में एक कार्यक्रम कराया जिसमें उत्तराखंड के कलाकारों को, जो आज बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिसमें कि हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, घना भाई हैं, संपूर्ण सिंह रावत जी जो श्रीनगर विश्वविद्यालय में थे, एक शिव नारायण सिंह रावत जी हैं जो आज बहुत बड़े फिल्मकार हैं। ये लोग उस समय यंग उभरते हुए कलाकार थे। ये सब लखनऊ हमने जब बुलाया और इनका कार्यक्रम हमने कराया और इनको जब देखा तो हमें लगा कि हमें भी करना चाहिए, मुझे भी आना चाहिए और मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन उस समय एक स्वर्गीय अरुण सुंदरियाल जी थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने में साथ दिया था, और डॉक्टर सत्या नैथानी, इन लोगों में भूलना नहीं चाहूँगा कि इन लोगों की वजह से मैं जुड़ा। मतलब आज अगर मैं कुछ हूँ तो मेरी सबसे पहली मुलाकात और सबसे पहला कदम यही लोग हैं। वहाँ से हाँ, यही लोग हैं। इनको देख के प्रेरणा मिली मुझे। घना भाई देख के मुझे हास्य का वो हुआ और मैंने कहा हास्य, तो मैंने शुरुआत हास्य डांस से और हास्य उससे नाटक से ऐसे करना शुरू किया। और दूसरा सौभाग्य मेरा ये रहा कि आकाशवाणी में स्वर्गीय केशव अनुरागी जी, जो बहुत बड़े विद्वान और वहाँ के अब असिस्टेंट डायरेक्टर होकर आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये सब चीज़ें देखकर, समझकर करने का प्रयास किया, लेकिन हम साल भर तक कर नहीं पाए। डांस बहुत कठिन। फिर हमने 77-78 में एक कार्यक्रम करा, तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत अपना थड़िया चौफला जो होता था उसको सीखा, डांस बैले कराए। तो एक टीम तैयार करी हमने अपनी कि हमारे गढ़वाली लोगों की एक टीम होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि हम लोग लखनऊ में रह के पहाड़ के हैं तो वहाँ की चीज़ों को याद करते रहें समय समय पे। तो उसका नाम हमने मुनाल रखा, क्योंकि उस समय मुनाल चिड़िया एक लुप्त हो रही थी, मतलब उसका कोई वो नहीं था। वो बहुत ही ऊंचाइयों में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के और उत्तरकाशी के बहुत ऊंची पर्वत में, या फिर इधर पिथौरागढ़ और चमोली गढ़वाल के हाई एप्टीट्यूड में मिलती हो। लखनऊ के चिड़ियाघर में थी सौभाग्य से उस समय, और वो मोर से एक छोटा सा उसका एक स्वरूप होता है और रंग बिरंगी होती है। और हमें लगा कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है अपनी, और हमारी पहाड़ की अपनी खासकर, ये लुप्त हो रही है और मुनाल भी लुप्त हो रही है, तो क्यों ना हम इस संस्था का नाम चिड़िया पे ही रखें और अपनी संस्कृति को बचा के और मिला के रंग बिरंगा अपना एक कार्यक्रम तैयार करें। तो उसी समय मैंने लखनऊ भातखंडे में भी डांस सीखना शुरू किया था। वहाँ पे पूरे भारत के डांस सिखाए जाते थे सब जगह के। तो दिमाग में फिर थोड़ा पहाड़ से हट के भारत बन गया। तो हमने कहा पूरी भारतीय संस्कृति, पूरा पहाड़, पूरा उत्तराखंड, सबको लेके हम करते हैं। तो हमने अपना कार्यक्रम इस तरीके से उस समय शुरू किया, शुरुआत हुई हमारी। जी, मतलब काफ़ी लंबा सफ़र रहा है आपका। अभी आपने मुनाल का जिक्र किया, जी। तो मुनाल कैसी संस्था है सर, सांस्कृतिक संस्था, इसके बारे में बताएं आप कि किस किस तरह के आयोजन और काम कैसे करती है? जी, एक्चुअली मुनाल को हमने केवल सांस्कृतिक संगठन तक, सामाजिक सांस्कृतिक मंच तक ही रखा, और मुनाल के माध्यम से हमने आज तक लगभग, तब से अब तक न जाने, मतलब लगभग 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे, और जो कि नौकरी कर रहे हैं, स्कूलों में टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं, हर तरीके के हैं, रोज़गार मिला उन्हें।
काम मिला उन्हें और अपनी संस्कृति को सीखने का मौका मिला। और एक चीज़ और अच्छी रही हमारे साथ कि पहाड़ के लोग उस समय ज़रा कम ऐसी चीज़ों में आते थे। लखनऊ में नाच गाना बड़ा ख़राब माना जाता था। शुरू में मतलब हमने प्रयास किया कि रामलीला में भी थोड़ा सा राक्षस बनते थे गा नहीं पाते थे, झिझक दूर करने के लिए। और ख़ासकर इसलिए बनते थे कि वो अशोक वाटिका में फल खाने को मिलते थे। अच्छा। हनुमान जी से तो मुनाल को इसीलिए हम लोगों ने चुना और उसके तहत जो भी काम किया हमने अपनी लोक संस्कृति जो लुप्त हो रही हमारी लोक परंपरा, लोक गीत हैं, लोक गायन हैं, लोक नाट्य हैं, इन्हीं को लेकर आज तक हम चलते रहे। उसके अलावा हमने कोई और, जबकि लोगों ने वेस्टर्न डांस और ये और वो फैशन शो ऐसे संस्थाओं से करना शुरू किया। हमको भी कहा कि करिए, उसमें पैसा मिलेगा। हमने कहा पैसा नहीं देखना, अपनी संस्कृति देखनी। हालांकि इस उसमें कोई ना स्पॉन्सर हमें मिलता है, ना कोई हमको आगे बढ़ाने वाला मिलता है, क्योंकि हम लोग ज़मीन के कार्यकर्ता हैं। ज़मीन का ये काम है। लोक नृत्य तो हम लोग आज तक भी ज़मीन में ही हैं। जितने भी आपने लोक कलाकार देखे होंगे वो लगभग थोड़े से डाउन अर्थ ही रहेंगे। हाँ, बहुत नीचे ही रहेंगे, क्योंकि अभी शास्त्रीय संगीत हो, शास्त्रीय गायन हो तो वो जल्दी से हाईलाइट हो जाता है, उनको वो भी मिल जाता है आशीर्वाद सबका। लेकिन हम लोग बस अपने में रहते हैं, अपने को खुश करने के लिए अपना मन उसके लिए ही करते हैं। जी, जैसे अभी आपने बात की कि अपने उससे करते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि किसी एक टीम को लेकर चलना और एक कार्यक्रम तय करना, एक कार्यक्रम में जाकर अगर आप वहाँ पर अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये बहुत छोटी चीज़ नहीं होती, उसमें बैक स्टेज भी बहुत सारा काम होता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं और कहाँ कहाँ से आप लोगों को सहयोग मिल जाता है? जी जी जी, इसमें तो बहुत ही कठिन हमारा प्रयास रहा, इसलिए कि हमने 10, 15, 20 लोगों की टीम बनती है हमारी, 6 लड़का 6 लड़की, डांस का, बजाने वाले सब। इन सब को तैयार करना, इनको सिखाना। और उसके बाद हम पहली बार हमने उत्तरकाशी माघ मेला किया था 81 में, बाहर का प्रोग्राम लखनऊ में तो करते रहे। तो अपने खर्चे से कलाकार ले गए कि एक बार हमारा प्रोग्राम देख लें। दूसरी बार 1982 में एशियाड का था, चल रहा था, तो उसमें कराया था। और फिर हम मसूरी फेस्टिवल गए, मात्र 1500 रुपये दिए गया था और वहाँ से 15 लोग आए थे हम। तो वहाँ पे हमने व्यक्तिगत संबंध थे तो ठहराया, खिलाया, पिलाया, आना जाना ही हो पाया, है ना, पेमेंट। लेकिन हम लोग उस समय पेमेंट के लिए काम नहीं करते थे और न ही पेमेंट मिल पाता था। हम सोचते थे एक बार ये देख लें हमारा कि हम कैसा करते हैं, मौका बस मिल जाए। हाँ, दिखाने का। लेकिन दिखाने के बाद भी फिर भी बिना प्रयास किए मौका कोई देता नहीं था क्योंकि फोक में मतलब स्पॉन्सर्ड भी नहीं मिलते हैं। फोक में कोई दानदाता या कोई भी ऐसा व्यक्ति वो सोचता 15-20 लोग हैं, इतने लोगों का खर्चा, इतने लोगों का ये, और फिर उसमें मुझे रेल का टिकट भी लेना, मतलब व्यवस्था भी वही देखता था, सब कुछ देखना, सिखाना भी मुझे ही था। तो मेरे लिए बड़ा टफ काम था। और जगह तो क्या होता है कि मैनेजर अलग हैं और आज तो उन्हें दूसरे जगह से ठेकेदार कहते हैं कि वो आता उन्हें कुछ नहीं, लेकिन वो अरेंज कर देंगे प्रोग्राम, आपको बुलाया, इनको बुलाया, उनको बुलाया, और उन्होंने टीम तैयार हो गई। क्योंकि जिनको हमने सिखाया उनको आपने आसानी से कहा कि आ जाओ मेरे साथ, तो चले गए। तो सिखाने वाला और वैसी जैसे गुरु ही रह जाता है और चेले शक्कर हो जाते हैं ये स्थिति है। जी, आज का जो टाइम है वो बहुत अलग है। आजकल टेलीविज़न है, नेट है और बहुत जल्द सब कुछ वायरल हो जाने वाली जो परंपरा है, और तो आजकल युवाओं का जो झुकाव है वो गीत संगीत की तरफ तो बढ़ा है, लेकिन एक खास गीत संगीत की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप लोग क्या इस तरह का भी कुछ वर्कशॉप्स और इस तरह के करते हैं जिससे हम युवाओं की भागीदारी इसमें बढ़ा सकें? वर्कशॉप तो हम करते रहते हैं, निःशुल्क करते हैं हम लोग। जी जी। लेकिन होता क्या है कि जितने भी बच्चे हैं वो सब अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं आजकल सब, तो वो ये फोक को उस तरीके से नहीं वो कर पाते। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पकड़ के कुछ को करा के उनका हम प्रयास करते हैं कि अपनी फोक, अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब उनको सिखाएं, उन्हें बताएं। क्योंकि देखा जाए तो आज शास्त्रीय संगीत भी जो है सब कुछ हमारे फोक से ही निकला हुआ है, लोक से ही निकला हुआ है। लेकिन हम लोग जो करते हैं मंच पे नहीं करते थे पहले कभी, और शास्त्रीय संगीत मंच पे होता है, लोग देखते हैं, उन्हें वाह वाह करते हैं। हम लोग खेत खलिहान में करते थे, खुद के लिए करते थे, स्वयं के लिए। जैसे लोक नृत्य के लिए कहा भी गया है कि लोगों द्वारा लोगों के लिए, और लोगों का, हम लोगों का ही है, हम अपने लिए कर रहे हैं। अपना रिदम, अपनी जो भी शरीर में उमंग आ रही है, हंसी खुशी, उस हिसाब से कर रहे हैं। तो उसके दर्शक नहीं होते थे,
और जब दर्शक नहीं होते थे तो देखने वाले हम ही हैं, और हम ही तो फिर हमारी चीज़ बढ़ेगी कैसे। अब हालांकि हम लोग मंच पे जाने लग गए हैं, मंच पे करते हैं तो उसको ज़रा कोरियोग्राफ करते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी अंदाज़ था, जो घूम घूम के करने का, वो देख देख के मंच पे वो चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। खुद तो अच्छी लगेगी, लेकिन जो दूसरे देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें कोरियोग्राफ करके वो सिखा के, और उन लोगों को प्रोग्राम में भी सम्मिलित करते हैं कि भाई हम तुम्हें प्रोग्राम देंगे, प्रोग्राम कराएंगे, तब वो लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं। और ना तो हर आदमी वेस्टर्न में ही भाग रहा है या फिर क्लासिकल डांस में। हाँ, मतलब ऐसी तरफ जाना चाहता है जहाँ उसको नाम भी मिल जाए, कुछ पैसा भी मिल जाए, जल्दी चाहिए सब कुछ। अच्छा, जैसे जब बात आती है लोक कला या लोक नाट्य की या लोक नृत्य की, तो लोग उसको बिल्कुल मतलब मेले और जागरों तक ही सीमित समझकर चलते हैं। तो आपने उससे आगे इसको बढ़ाने की जो मतलब बीड़ा उठाया आपने, और आप इस काम को इतने समय से कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये मेले जागर इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों को कितना अच्छा मंच दे पा रही हैं और कितना बढ़ाने में इसको सहयोग दे पा रही हैं? ये देखिए, वैसे तो प्रयास हमारे पहाड़ों में आज भी परंपरा है, मेले लगते हैं, जागर लगते हैं। एक्चुअली जो मैंने कहा ना, जो हमारा लोक संस्कृति है, लोक संस्कार हैं, वो तो मेले ठेले के ही हैं। लेकिन मेले ठेले में कब तक हम ही करेंगे, हम ही देखेंगे और कैसे क्या होगा, तो वो जब सरकार उसको आगे बढ़ाएगी या आगे दूसरे देशों में ले जाएगी, दूसरी जगह कराएगी, तब थोड़ा हमारा बढ़ता है। जैसे कि हमें थोड़ा बहुत सहयोग सरकार का ज़रूर मिला, जिसकी वजह से हम अपनी गढ़वाली संस्कृति को पूरे देश में ले गए। नागालैंड, पांडिचेरी, गोवा, मद्रास, हर स्टेट में हमें मौका मिला। इसलिए मौका मिला कि हम गढ़वाली थे, गढ़वाली बोल लेते थे, और उसका एक फ़ायदा हमें और मिला गढ़वाली बोलने का, कि मैं 78 में आकाशवाणी में अनाउंसर भी रहा, उद्घोषक, और उसके बाद वहाँ नाटक में भी मैंने नाटक किए, जिसमें हमारे स्वर्गीय गुरु जी अब हैं नहीं, उर्मिल थपलियाल जी रहे, उनके सानिध्य में, और स्वर्गीय जी जड़धारी जी थे, वहाँ नाटक अनाउंसर थे और नाटक के बहुत अच्छे जानकार थे। जिज्ञासु जी थे आकाशवाणी में लखनऊ। तो इन लोगों से वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या होता है। और अनुरागी जी तो थे ही वहाँ पे। तो हमें होता क्या है कि हमारी सरकार हम लोगों के लिए क्या करती है कि एक मिनिमम बजट करती, पर आर्टिस्ट की 500 रुपये या 800 रुपये या 1000 रुपये देंगे। और चूँकि हमारी संख्या ज़्यादा होती है तो उनको लगता है इनका बजट बहुत ज़्यादा है। तो हम सारे लोग अगर 25-30 हज़ार पाते होंगे, तो एक सिंगर अकेला 25-30, 50, 60, 80, 90, 1-1.5 लाख में चला जाता है। तो वो अपनी चीज़ है, हमारी चीज़ नहीं पहुंच पाती है सब तक अच्छा तक, क्योंकि कलाकार उसको खाने पीने के लिए तरस जाता है। मैं चूँकि नौकरी पे था, नौकरी करता था, इसलिए मैं इसको थोड़ा कर पाया, क्योंकि मुझे पैसे की वो नहीं हुई। लेकिन जो मेरे साथ के और लोग हैं, उनका यही काम था, ऐसे ही करते थे, तो वो तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं। जी जी, जैसे आपने बताया कि आपने अलग अलग राज्यों में जाकर के किया है, तो जरा आप अपने इस मुनाल के और सफ़र के बारे में हमें बताएंगे कि और किस किस तरह के कार्यक्रम मुनाल के तहत आप लोग करते हैं? जी, मुनाल में हम लोग लगभग जितने भी अपने कल्चर से, संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे ऐपण बनाना, वहाँ का हम लोग माघ मेला का, उत्तरायणी मेले का आयोजन करते हैं। अपने जितने भी ढोल दमोह जो है, अपने पांडव नृत्य, जागर है, इससे भी करते हैं। उसके अलावा हमने अपने पहाड़ी ड्रेस का फैशन शो भी कराया, कंपटीशन, वो प्रतियोगिताएं भी कराई, जी जी, है ना। तो हम हर तरीके से थोड़ा फिर अब धीरे करके फिल्मों की तरफ भी काम किया। अब शहर में रहकर शहरी फिल्में करी, अब पहाड़ में पहाड़ी फिल्में करी बहुत सारी, है ना। तो मतलब चाहते हैं यही है कि अगर हमारी जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़, जब जैसे कोई भी बीज अगर आप डालेंगे ज़मीन पे और उसको सही खाद और सही पानी, सही चीज़ नहीं देंगे, तो वो अपने को कैसे पनपेगी, पन नहीं सकता। जी, जी। तो ऐसी हमारी फोक है, हम ज़मीन में जुड़े हुए लोग हैं, और हमको अगर सही ढंग से सही वो नहीं मिलेगा, तो हम अपनी संस्कृति दूसरी जगह या तीसरी जगह कैसे पहुंचा सकते। जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारी गढ़वाली फिल्मों मतलब उसमें काम, तो इसके बारे में बताएं सर, हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। एक्चुअली लखनऊ में तो नहीं बनी थी, वहाँ पे हिंदी ही करते थे, दूरदर्शन के लिए धारावाहिक के सीरियल, बम्बई के लिए। लेकिन शुरू से जुड़े, पहाड़ से रहे, गांव आना जाना रहा हर साल। मतलब गांव ज़बरदस्ती इसलिए भी आते थे कि लखनऊ की जो आबो हवा थी वो मतलब इतनी ख़राब हो चुकी थी कि गांव आके अपने फेफड़े को हम लोग पंप करके तंदुरुस्त हो जाते थे कि हाँ, शुद्ध हवा लेके, शुद्ध जड़ी बूटी, शुद्ध पानी, हर चीज़ हमें। तो हम हर साल 1-2 महीने के लिए गांव छुट्टियों में आते थे। अभी भी आप रिटायर होने के बाद में हर 2-3 महीने बाद आता ही रहता हूँ अपने इसी काम के लिए, और यहाँ से खोजता रहता हूँ कि
कहाँ कौन कलाकार अच्छा है, कौन कैसा है, उसको हम मंच दें। यहाँ के बहुत कलाकारों को, जब उत्तर प्रदेश में था ये उत्तराखंड, तो यहाँ के बहुत से कलाकार हैं ऐसे जिनको हम वहाँ से प्रोग्राम दिलाया करते थे, उनको बुलाया करते थे, मदद किया करते थे मतलब। तो ऐसे ही है हमारा एक कार्यक्रम के तहत जो भी चलता रहता है। आपने फिल्म का जिक्र किया, तो फिल्म अभी हमने कन्यादान की थी, उसमें मास्टर जी का रोल किया था मैंने कन्यादान में। वो देहरादून में भी लगी, ऋषिकेश, जगह जगह लगी वो। उसके बाद हमने एक खैरी का दिन किया था, वो एक आशु चौहान थे उसके डायरेक्टर, वो भी पुराने हमारे मित्र और इसी उससे जुड़े हुए थे फोक से। वो पहले देवराव जी ने, उनके साथ हमने किया था। फिर अभी थोकदार किया हमने, गढ़वाली फिल्म जो भी बन चुकी है। जी जी, जैसे अभी आपने जो मुद्दा उठाया बहुत ज्वलंत मुद्दा है जिसमें पलायन की बात है। जी। तो इन सब इश्यूज को लेकर, सामाजिक कुछ मुद्दों को लेकर के भी आप लोग अपने लोक नृत्यों को और लोक नाट्यों को प्रस्तुत करते हैं? जी जी जी, वो भी करते हैं। और उसके अलावा हम लोग अपने मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों को प्रेरित भी करते हैं। गांव जाके वहाँ की फ़ोटो डालते हैं, अपने मकान को रिपेयर करते हैं, गांव में ठीक ठाक कराते हैं, पुरानी गांव के मकान दिखाते हैं कि कितने सुंदर हमारा पहाड़ है। तो ये सब हम लोग लोक नाट्य के माध्यम से करते रहते हैं। अब जैसे दूरदर्शन में हमने माधव सिंह भंडारी किया, तीलू रोतेली किया लखनऊ में, तब रावत जी डायरेक्टर थे दूरदर्शन के वहाँ पे। तो थोड़ा मतलब सौभाग्य मिला कि कुछ लोग मदद के लिए आगे आए तो थोड़ी चीज़ें ऊपर हो पाएँ। तो प्रयास करते ही रहते हैं। यहाँ तक कि ये जो उत्तराखंड का आंदोलन है, इसमें हम जेल गए हैं। हम लोग नौकरी पर रहते हुए भी हम लोगों ने रिस्क लिया कि नहीं भाई उत्तराखंड अलग होना चाहिए। अच्छा, एक जो लोक नाट्य होते हैं या लोक नृत्य होते हैं, आपने इतने सारे किए हैं, तो कौन से ऐसे लोक नाट्य हैं जिनसे आपको बहुत प्रेरणा मिलती है और जो आपके मतलब दिल के बहुत करीब हो? देखिए, लोक नाट्य तो यहाँ तो भंडार बड़ा भरा पड़ा है पहाड़ में तो है, और दिल के करीब लगभग सभी हैं। किसी एक को बोल के मतलब दूसरे की वो करना तो नहीं करना। फिर भी कुछ एक तो होता है ना जो लगता है कि नहीं इसने जीवन को बहुत छुआ है या बहुत प्रभावित किया आपको। अब जो छूने वाले तो सबसे पहले हमारा माधव सिंह भंडारी थे, कि जिनको मतलब जिन्होंने मतलब आधुनिक भगीरथ कहा जाएगा उनको, अगर अब दूसरे लोगों को कहा जाता है, क्योंकि हमारे पहाड़ की चीज़ें वो नहीं हो पाई, बाहर नहीं आ पाई, यहीं तक सीमित रह गई। जैसे तीलू रोतेली है, इस तरीके के ये जीतू बगडवाल हैं, तो ऐसे कई हैं पहाड़ों में कि जो मतलब दिल को छूते हैं और जिन पे फिल्म बननी चाहिए, जिन पे मतलब अच्छा काम होना चाहिए, हुआ भी है शायद, इन पे यहाँ करा भी है लोगों ने। लेकिन चूँकि आर्टिस्ट ज़्यादा हो जाने की वजह से, बजट ज़्यादा हो जाने की वजह से, वो पैसा ही हर चीज़ है आजकल, ऐसा हो गया। अब पहले हम लोग यहाँ पैसा नहीं था, हम लोग घर से अपने साइकिल से या अपने उससे अपने पैसे से जाते थे, करते थे। अब थोड़ा सा माहौल ख़राब हो गया है। अच्छा, जैसे आपने माहौल की बात की, आजकल म्यूज़िक तो खैर काफ़ी काम हो रहा है म्यूज़िक पे, तो जैसे गढ़वाली गानों के भी एल्बम्स हैं और छोटे छोटे वीडियोस हैं, छोटी छोटी फिल्में हैं, तो ये जो बन रही हैं, इनको देख करके आपको क्या लगता है कि ये भी एक माध्यम हो सकती हैं? मतलब कितना सार्थक और कितना विपरीत, आप क्या मतलब महसूस करते हैं इनको देख करके? देखिए, अब तो खैर यही सब माध्यम रह गए हैं, बड़े पर्दे तो वैसे भी बंद हैं, है ना, और इतना बड़ा पैसा लगा काम हो नहीं सकता। लेकिन ये बहुत अच्छे माध्यम बन चुके हैं कि छोटी छोटी फिल्में बना के लोग, छोटे छोटे एल्बम बना के लोग अपने चैनल बना रहे हैं। अपने अपने चैनल बन गए अब तो सबके। पहले एक चैनल हुआ करता था और उस चैनल के लिए मारा मारी होती थी कि मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। बाद में कई चैनल बन गए गानों का, लेकिन अब हर आदमी के चैनल हैं और हर आदमी उसको हाईलाइट कर रहा है, बना रहा है खुद, और खुद जो उसके दिमाग में है वो खुद कर सकता है। इतना अच्छा सुविधा हो गई है कि आप शूट करिए और एडिट करिए और आपने अपनी चीज़ बता दी। पहले हमें कहना पड़ता था। जैसे मुझे याद है कि बहुत पहले जब आता था कि मतलब परिवार, छोटा परिवार के लिए ना, कि लड़का और लड़की दो ही अच्छे, तो हमारे दिमाग में था कि यार लड़का लड़की जब बोल दिया तो आदमी के दिमाग में लड़का है, ये बोला जाए, लड़का हो चाहे लड़की। वो चीज़ बहुत बाद में जब दिमाग में आई तो बात आई, लेकिन तब हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, तब हमारे पास ये सब नहीं था कि जो हम लोग आज तो तुरंत कुछ हो रहा है, तुरंत आपको बताया जा रहा है और आप सीख रहे हैं उससे। हमने भी अपना चैनल में डाला कि डांस कैसे सीखा जाए, पूरा बनाया उसमें। और ये नहीं कि डांस के लिए ही, आप अपने शरीर के लिए, फिट के लिए आप डांस ना करिए, कोई बात नहीं, आप अपने उसके लिए वाले व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए जो हमारे डांस के हैं, जो हम लोगों ने सीखे हैं। 6 महीना हम लोगों को वही सिखाया जाता था एक्सरसाइज, ताकि बॉडी पूरे लय में आ जाए, ताल में आ जाए। और ये डांस एक अच्छा आर्टिस्ट अगर है, कलाकार है, एक्टिंग हीरो है फिल्म का, तो उसको भी आना चाहिए और बहुत ज़रूरी है उसके लिए भी।
तो हर एक के लिए आप अगर एंकरिंग कर रही हैं तो आपके अंदर भी एक जब तक बहुत, तो हम तो चाहते हैं कि हर आदमी इस अपने संस्कृति को, फोक को सीखे, करे। जी जी। अच्छा, एक है कि जैसे ये लोक नृत्य हैं, लोक नाट्य हैं, इनमें जब तक समाज का हर वर्ग इसमें शामिल ना हो तब तक इसको आप एक सफल मतलब नहीं कह सकते हैं। तो इसमें आप महिलाओं की कितनी भागीदारी पाते हैं? जैसे गाँव में जो हैं, हर छोटे बड़े उत्सव में नृत्य तो बहुत मतलब ज़रूरी चीज़ है, और हमारे पहाड़ों में तो हर त्यौहार में, जो भी त्यौहार 30 त्यौहार आते हैं, उसमें महिलाओं का एक सामूहिक नृत्य होता है। तो इन सब चीज़ों में आप महिलाओं की कितनी भागीदारी देखते हैं और कितना ज़रूरी समझते हैं कि ये इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ा सकती हैं? देखिए, हमारा जो भी संस्कार है शुरू से अब तक वो महिलाओं से ही निकला है, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है गांव में। जैसे आपने बताया कि आपने अपनी माँ से प्रेरणा ली। तो सुबह जब हम उठते थे तो माँ मेरी गांव में चक्की पीसती थी, जंदेरे की आवाज़ आती थी, और हम आधी नींद में उनके सोते थे तो ऐसे से पैर हिलता रहता था और नींद बहुत अच्छी आती थी। वो माँ उसके बाद सीधे पानी के लिए जाती थी, फिर नीचे उसके लिए जाती थी, और जब संस्कार गीत हों, थड़िया चौफला हो, तो लेडीज़ तो वो तो धुरी है। महिलाओं का तो बिना उसके उनके तो कुछ है ही नहीं। और हमारे हर कार्यक्रम में सौभाग्य मेरा ये रहा कि मेरे साथ महिला कलाकार, महिला ही ज़्यादा रही मेरे कार्यक्रम में अब तक, क्योंकि लड़के थोड़ा कम उसमें भाग लेते थे, लेकिन वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और हर चीज़ में आगे आने का प्रयास भी करती हैं। तो महिलाओं का तो योगदान बहुत ही ज़्यादा है हमारे साथ। जी, और जैसे पहाड़ों में एक प्रथा भी है कि हर चीज़ जो उनके डेली जो दैनिक जीवन के काम है, हर काम से जुड़ा गीत होता है। हाँ, तो इन पे भी आपने किया है? हाँ, जैसे मैं स्वर्गीय जीत सिंह नेगी जी का भी नाम लूँगा, तो मेरी माँ का नाम बीरा था। तो जब वो वाला गाना चला कि तू होले बीरा ऊँची नीची डांडियों में, तो मैंने कहा माँ, इनको तेरा नाम कैसे पता लगा? मुझे नहीं पता कि उन्होंने गाना बनाया है, मुझे लगा मेरी माँ के लिए गाया है। मैंने कहा ये तो हमारे यहाँ जैसे कोहरा लगा सामने, तो यहाँ घास काट रही महिला, उधर दूसरी महिला वो दिख ही नहीं रही है, तो उसका उत्साह बढ़ाने के लिए इधर से ये गाती थी, वो भी कहती थी हाँ मैं हूँ, उसके गाने में गाना मिलाती थी। इस तरीके से वो उधर उस पहाड़ पे चारों तरफ जब, तो लोगों को नहीं लगता था हम अकेले हैं, वरना बहुत डर लगता था कि वहाँ जब कोहरा घनघोर छा जाता था, हम लोग डर के हमारे हालत ख़राब हो जाती थी कि अब रास्ता ही नहीं दिख रहा, इधर नहीं दिख रहा, कौन है क्या है। तो ये चीज़ें मतलब उन लोगों ने शुरू की, अपनी डर, अपनी थकान मिटाने के लिए उन्होंने गाने शुरू किए, उन्होंने सब किया। और जो हमारा थड़िया चौफला होता है वो थाड़ यानी कि आंगन में जी। होता है, तो वो भी अपनी थकान मिटाने के लिए होता है, और 1 महीने तक होता था, बसंत पंचमी से बैसाखी तक। तो उसमें जिसकी मर्जी आए वो जुट गया बीच में, ऐसा नहीं कि करना है, बच्चा है, बड़ा है। और उसमें अधिकतर लेडीज ही करती थी, उसमें मैंने जेंट्स बहुत ही रेयर देखे, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल डांस है गढ़वाल में, खासकर हमारे उत्तराखंड में कुमाऊँ का कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी है और फास्ट भी है, एडवांस भी है। वहाँ पे रति यज्ञ करते हैं कुमाऊँ में ना, तो लेडीज़ वहाँ पे लड़का बन के स्वान करके, हमारे गढ़वाल में शायद ऐसा नहीं दिखता मुझे, या नहीं, या होता होगा तो मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे खूब हंसी मजाक ठट्टा, और एक वहाँ छपेली होती है जिसमें लड़का लड़की डांस करता है, खूब प्रेम का इजहार, जैसे कि आसाम का बिहू डांस है, बिहू में भी ऐसे होता है, लड़का लड़की को वो करता है कि हाँ भाई है ना, लाइक करो। तो हमारे गढ़वाल में तो बहुत ख़राब माना जाता है अगर लड़का लड़की के साथ डांस कर ले। हमारे यहाँ तो एक स्पेशल कास्ट या जात या वो होती है कि जिन्हें हम वादी बदनी भी कहते हैं, कि जो हमको मनोरंजन करते हैं और वही नाच सकते हैं, हम नाचे तो हम भी वही हो गए। तो इससे निकलना पड़ेगा कि ये कला है, उनकी भी कला है, वो कलाकार हैं और कितना अच्छा, और वो जीवित रखे हुए हैं, और उनकी अब वो ख़त्म हो रहा है उनका, वो तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बन गए हैं उसी हिसाब से। नहीं, अच्छा है, किसी न किसी को तो जरिया बनना ही पड़ेगा। अगर आपने कोई चीज़ करनी है तो शुरुआत हम ही से होती है, और शुरुआत जो हो जाती है तो फिर साथ भी बनता है और फिर सफ़र भी कट जाता है। तो सर, बहुत ही सुरीला, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है आपका। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आपकी ये बातें सुनकर अपने लोक नृत्यों, अपनी जड़ों के प्रति प्रेम और बढ़ेगा उनका। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस खास मुलाकात में बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।